हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएएस एग्ज़ाम। फ्रेंड्स, एज यू ऑल नो, अपने फाइनेंशियल रेगुलेशंस पार्ट 1 वॉल्यूम 1 बुक के बारे में चर्चा कर रहे थे। और दोस्तों, इसके चैप्टर नंबर 4 तक अपनों ने कंप्लीट कर लिया है। तो दोस्तों, प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया था, जो कि है बजटरी कंट्रोल्ड एंड रीअप्रोप्रिएशंस, राइट। तो इसके बारे में दोस्तों थोड़ी बहुत बातें डिस्कस करी थी। रूल नंबर 101 अपनों ने कंप्लीट किया था, राइट। तो दोस्तों, रूल नंबर 102 से लेके आज 100 ऑन अपने कंटिन्यू करेंगे। लेकिन दोस्तों, 102 स्टार्ट करने से पहले कल का थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, राइट। तो दोस्तों, बजटरी कंट्रोल मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले तो क्या होता है सबसे पहले डिमांड फॉर ग्रांट्स जो हैं वो पेश की जाती है। डिमांड फॉर ग्रांट्स किसमें? पार्लियामेंट्स के अंदर, राइट। वो दोस्तों क्या होती है, एक प्रकार से बजट एस्टीमेट होता है, ठीक है। बजट एस्टीमेट के रूप में क्या है दोस्तों, डिमांड फॉर ग्रांट जो है पार्लियामेंट में पेश की जाती है। और दोस्तों 1 फरवरी को क्या है, बजट पेश हो जाता है, ठीक है। अब दोस्तों 1 फरवरी को बजट पेश हो गया, राइट। और इस पे दोस्तों पार्लियामेंट की वोटिंग हो गई, एज वेल एज प्रेसिडेंट के सिग्नेचर हो गए, ठीक है। अब दोस्तों ये दोनों चीज़ें हो जाएगी तो अप्रोप्रिएशन एक्ट बन के क्या है, आप पैसा निकाल सकते हो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से फॉर डिफरेंट डिमांड फॉर ग्रांट्स, राइट। तो उस केस में दोस्तों जब बजट सेंक्शन हो जाए, फंड अलॉट हो जाए, ठीक है, सभी हेड्स के अंदर फंड अलॉटमेंट हो जाए, जिन जिन अथॉरिटीज़ को फंड मिलना था वो सारा फंड अलॉट हो जाए, तो उसके बाद का दोस्तों जो प्रोसेस है उसको मैं बोलता हूँ बजटरी कंट्रोल, ठीक है। उसको बोलते हैं दोस्तों बजटरी कंट्रोल। बजटरी कंट्रोल क्यों बोला? क्योंकि बजट अलॉट हो गया दोस्तों, पैसा आपके पास आ गया। मान लो 100 रुपये ग्रांट सेंक्शन हो गई किसी भी आइटम एक्स पे खर्चा करने के लिए, राइट। तो दोस्तों अभी इस एक्स आइटम पे खर्चा करने के लिए बजटरी कंट्रोल का मैकेनिज्म हमारे पास आता है। जो डिफरेंट अथॉरिटीज़ जो हैं जिनको फंड अलॉट हुआ है उनको बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई हैं, राइट। तो उसके बारे में इस चैप्टर के बारे में थोड़ा बताया गया है, रेसोनो। और दोस्तों रूल नंबर 101 के अंदर जो अपनों ने फंडामेंटल रूल जो पढ़ा था वो ये था कि किसी भी आइटम पर दोस्तों एक्सपेंडिचर तब तक नहीं हो सकता, किसी भी आइटम पे खर्चा तब तक नहीं हो सकता जब तक उस आइटम पर खर्च करने की बात, जब तक उस आइटम के खर्च करने के प्रोविज़न उस साल के सैंक्शन बजट में न हो, राइट। मतलब जब सैंक्शन बजट के अंदर किसी आइटम पे खर्चा करने के लिए उसके प्रॉपर प्रोविज़न होंगे तभी आप खर्च कर सकते हो, अन्यथा खर्च नहीं किया जाएगा, राइट। तो ये तो दोस्तों एक फंडामेंटल रूल, राइट। इसके बाद दोस्तों देखा कि कोई भी इंडिविजुअल ऑफिसर है, ठीक है, जिसको कोई भी एक पोर्शन दे दी ग्रांट का। मान लो कोई भी एक्स आइटम पे खर्चा करने के लिए किसी इंडिविजुअल ऑफिसर को क्या है, ग्रांट प्रोवाइड करवा दी, राइट। मतलब किसी प्रकार का स्पेसिफिक टाइप का खर्चा करने के लिए, यस और नो। तो दोस्तों वो जो फंड उसको अलॉट हुआ है उसके लिए वो जो ऑफिसर है, कंसर्न्ड ऑफिसर जो है वो 100% रिस्पॉन्सिबल है ये देखने के लिए कि वो जो फंड अलॉट हुआ है उसको वो क्या ढंग से यूज़ हो रहा है, नहीं हो, जिस क्लास ऑफ एक्सपेंडिचर के लिए उसको यूज़ करना था वो हुई है या नहीं हुई, कहीं फंड ओवर स्पेंड तो नहीं हो जाएगा, राइट। और वो दोस्तों अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सैंक्शन चाहिए या कोई और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की सैंक्शन चाहिए तो वो भी उसने ऑब्टेन कर ली है नहीं। तो ये तमाम तरीके की जानकारी जो है उसको जुटानी पड़ेगी, उसको रखनी पड़ेगी दोस्तों जिसको फंड अलॉट किया गया है, ये सुन। तो ये हुआ दोस्तों रूल नंबर 101 की मोटी मोटी बातें, ठीक है। अब दोस्तों नोट नंबर 1 दिया गया था, उसके अंदर सैंक्शन बजट के बारे में बात कर दी, जो वो ने आपको बता ही दिया कि सैंक्शन बजट कौन हो गया, डिमांड फॉर ग्रांट जो वोटिंग करी है पार्लियामेंट ने। नोट नंबर 2 के अंदर क्या बोल दिया दोस्तों, एक वोट ऑन अकाउंट का थोड़ा बता दिया, चर्चा कर दी। वोट ऑन अकाउंट का मतलब क्या है, मैंडेटरी खर्चों के लिए जब तक पूरी बजट पास ना हो जाए, पूरा उस पर क्लैरिटी ना आ जाए, राइट, तब तक क्या है 1/6 हिस्सा जो है वोट ऑन अकाउंट का पास कर दिया जाता है बजट का, राइट, मैंडेटरी खर्चों को चलाने के लिए। अब देखिए दोस्तों ये 102 नंबर रूल से, इट इज़ ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस दैट ऑल कंसर्न्ड शुड एक्सरसाइज द मोस्ट केयरफुल सुपरविजन ओवर एक्सपेंडिचर। इट इज़ ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। और दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि सारे कंसर्न्ड, कौन कौन से कंसर्न्ड दोस्तों, जिनको फंड अलॉट हुआ है, ठीक है, जिनको डिमांड फॉर ग्रांट मिली है, शुड एक्सरसाइज द मोस्ट केयरफुल सुपरविजन ओवर एक्सपेंडिचर। दोस्तों वो क्या करेंगे, सुपरविजन रखेंगे जितना भी एक्सपेंडिचर हो रहा है, राइट। एंड ऑन नो अकाउंट शुड मनी बी स्पेंड सिंपली बिकॉज इट इज़ अवेलेबल। और दोस्तों मनी आपके पास अवेलेबल है, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कहीं भी खर्च कर दोगे, ठीक है। आपको रिक्वायरमेंट है, नेसेसिटी है, तभी आप क्या करोगे, उसको यूज़ करोगे, अन्यथा दोस्तों वो फंड क्या है उसको यूज़ ना करें,
ये इसके अंदर साफ साफ बोला गया है 102 नंबर रूल के अंदर। 103 देखिए दोस्तों, सैंक्शनड एक्सपेंडिचर शैल नॉट बी इनकर्ड अंटिल फंड्स हैव बीन प्रोवाइडेड। और दोस्तों सैंक्शन बजट सैंक्शन हो गया, ठीक है। तो दोस्तों राम और श्याम दो भाई थे, ठीक है। राम ने बोल दिया शाम को मैं भैया तेरे को 500 रुपये दे दूंगा, ये मैंने वादा कर दिया, ठीक है। ये दोस्तों वादा करना, अप्रोप्रिएशन बिल बनना, अप्रोप्रिएशन एक्ट बनना, सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन दोस्तों खर्चा तब तक नहीं कर सकते ना जब तक आपको एक्चुअली में नहीं मिले फंड, राइट। फंड ही नहीं मिले, सैंक्शन हो गया, ठीक है, बाद में कोई और प्रॉब्लम आ गई, तब भी क्या है आप दोस्तों एक्सपेंडिचर नहीं कर सकते। तो ये बोला है सैंक्शनड एक्सपेंडिचर शैल नॉट बी इनकर्ड अंटिल फंड्स हैव बीन प्रोवाइडेड। जब तक आपको फंड नहीं मिलेंगे, भले ही एक्सपेंडिचर को सैंक्शन मिल गई हो, सैंक्शनिंग अथॉरिटी ने सैंक्शन कर दिया हो, राइट, तब तक आपको दोस्तों खर्चा नहीं कर सकते जब कब आपको फंड ना मिले। दोस्तों सैंक्शन का तो पता होगा आपको, राइट, प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर अपनों ने पढ़ा है बहुत सारा। सैंक्शन एक बार दोबारा सुन लीजिए दोस्तों, सैंक्शन क्या है, एक कागज़ का टुकड़ा है, ठीक है, एक अथॉरिटी है, ठीक है, जिसके बेस पे क्या कर सकते हो दोस्तों, आप कोई भी काम कर सकते हो, यस और नो। उसको बोलते क्या बोलते हैं, उसको सैंक्शन बोलते हैं। हमारे डेली रूटीन के, हमारे ऑफिस के लाइफ के अंदर हम तमाम तरीके की सैंक्शन से हमारा रूबरू होता रहता है, राइट। तो ये हुआ दोस्तों 103 नंबर पैरा। नेक्स्ट चलिए 104 नंबर पे। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, 104 नंबर पैरा क्या है, द अलॉटमेंट अंडर अ हेड इट इंटेंडेड टू कवर। दोस्तों कोई भी अलॉटमेंट है, कोई भी पैसा आया है किसी भी कोड हेड के अंदर, ठीक है। अब दोस्तों जो पैसा आता है हम कोड हेड के जरिए बात करते हैं, ठीक है, राइट। हम जो भी बात करते हैं दोस्तों वो कोई पर्टिकुलर हेड के अंदर क्या है अलॉटमेंट आने की ही बात करते हैं। द अलॉटमेंट अंडर ए हेड इज़ इंटेंडेड टू कवर। दोस्तों जो भी अलॉटमेंट किसी हेड के अंदर आया है उसकी क्या इंटेंशन है, ठीक है, वो क्या करेगा, क्या कवर करेगा, ऑल द चार्जेस इंक्लूडिंग द लाइबिलिटीज़ ऑफ एनी पास्ट ईयर्स। दोस्तों किसी भी हेड के अंदर पैसा आया तो उसकी इंटेंशन क्या है, वो क्या कवर करेगा, ऑल द चार्जेस इंक्लूडिंग द लाइबिलिटीज़ ऑफ एनी पास्ट ईयर्स। दोस्तों सारे चार्जेस, सारे एक्सपेंडिचर, और दोस्तों कोई भी लाइबिलिटी का मतलब क्या है, कोई भी जिम्मेदारी पैसा देने की, किसकी दोस्तों, कोई भी पास्ट ईयर्स की, राइट, कोई भी पिछले सालों की, विच आर पेएबल ड्यूरिंग द ईयर और विच आर टू बी एडजस्टेड इन द अकाउंट्स ऑफ दैट ईयर। या तो दोस्तों क्या है, विच आर पेएबल मतलब जो पहले की जो लाइबिलिटीज़ थी वो उनको क्या इस साल के लिए एडजस्ट होना था, या दोस्तों इस साल के ही अंदर कोई ऐसी लाइबिलिटीज़ जो है हमें पे करनी है, ठीक है। तो दोनों तरीके की लाइबिलिटी जो है उस अलॉटमेंट के अंदर आपको कवर करनी है, ठीक है। द अनएक्सपेंडेड पोर्शन ऑफ एनी अलॉटमेंट लैप्सेस ऑन 31 मार्च ऑफ ईच ईयर। दोस्तों कोई भी अलॉटमेंट आया किसी भी कोड हेड एक्स के अंदर, मान लो 100 रुपये अलॉट हुए, राइट। अब दोस्तों इसके 90 रुपये खर्च कर दिया आपने, मान लो, ठीक है, डिफरेंट अमाउंट्स के कुछ भी आइटम परचेज करके या किसी भी प्रकार का खर्चा कर दिया। अब दोस्तों आपके पास 10 रुपये सेविंग है इसकी, ठीक है, और 31 मार्च आ गया दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों 1 अप्रैल को क्या है ये लैप्स कर जाएगा, ठीक है, 31 मार्च को क्या है ये लैप्स कर जाएगा, यस और नो। 1 अप्रैल को आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। द अनएक्सपेंडेड पोर्शन ऑफ एनी अलॉटमेंट, अनएक्सपेंडेड का मतलब क्या है, ऐसा पोर्शन किसी भी अलॉटमेंट का जो यूज़ ना हुआ हो, राइट, एज सिंपल एज दैट। द अनएक्सपेंडेड पोर्शन ऑफ एनी अलॉटमेंट लैप्सेस ऑन द 31 मार्च ऑफ ईच ईयर। प्रत्येक साल के 31 मार्च को जो पोर्शन अलॉटमेंट का खर्चा नहीं हुआ, बच गया, वो लैप्स कर जाएगा एंड इज़ नॉट अवेलेबल फॉर फर्दर यूटिलाइजेशन इन द फॉलोइंग ईयर। और दोस्तों उसको क्या है आप यूज़ नहीं कर सकते नेक्स्ट फॉलोइंग ईयर में, अगले ईयर के अंदर यूटिलाइजेशन के लिए, वो अवेलेबल नहीं है आपके पास, ठीक है, वो आपके पास उपलब्ध नहीं है। अब दोस्तों इसके अंदर एक ऑब्जेक्शन मतलब कॉन्ट्राडिक्शन है, क्या है, एक्सेप्ट इन सो फार एज, ठीक है, 31 मार्च को लैप्स कर जाएगा, लेकिन दोस्तों क्या है, एक्सेप्ट इन सो फार एज इट मतलब जो अनएक्सपेंडेड पोर्शन था हैव बीन एंटिसिपेटेड एंड री इंक्लूडेड इन द एस्टिमेट, राइट। अब दोस्तों क्या है, ये तो हो गया कि 31 मार्च को लैप्स कर जाएगा, लेकिन दोस्तों अगर उसको एंटिसिपेट कर लिया गया था, ठीक है, बजट से पहले, और दोस्तों इनको क्या है एस्टिमेट्स के अंदर इंक्लूड कर लिया गया, ठीक है, किसी को दोस्तों लग गया मान लो 31 मार्च आया नहीं, उससे पहले ही लग गया मान लो उसके दिसंबर जनवरी में, भैया इसमें तो 90 रुपये खर्चा हो गया, ये प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट हो गया, और 10 रुपये जो है इसके लैप्स कर जाएंगे गवर्नमेंट को, ठीक है। तो वो क्या करते हैं दोस्तों, इसको क्या एस्टिमेट्स के अंदर री इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आप कर सकते हो, यस और नो। तो री इंक्लूड कर लेंगे तो मतलब वो खर्चा कर सकते हो आप नेक्स्ट ईयर, अगर नहीं री इंक्लूड नहीं करते हो एस्टिमेट्स के अंदर तो वो क्या लैप्स कर जाएगा। इट इज़ इरेगुलर टू ड्रॉ अ सम ऑफ मनी फॉर एनी पर्पज़ ड्यूरिंग द करेंसी ऑफ वन फाइनेंशियल ईयर एंड एक्सपेंड और ब्रिंग इट टू अकाउंट इन ए सबसिक्वेंट ईयर। तो दोस्तों ये सेम बात है,
ठीक है। कि इरेगुलर क्या है कि आप कोई मनी को क्या है ड्रॉ करो किसी भी पर्पज़ के लिए, ठीक है, एक फाइनेंशियल ईयर के लिए, ठीक है। मान लो फाइनेंशियल ईयर 2022-23 है, ठीक है। तो इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर आप कोई भी पर्पज़ है आपका, ठीक है, उस पर पैसा खर्चा करना है मान लो आपको, ठीक है। तो उसके लिए आपने क्या है डिमांड करी, आपके पास पैसा आया, ठीक है। लेकिन दोस्तों क्या है, इसको आप सबसीक्वेंट ईयर मतलब जो आने वाला साल है उसके अंदर इसको एक्सपेंड या ब्रिंग इट टू अकाउंट, मतलब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर इसको कैरी फॉरवर्ड आप नहीं कर सकते, ठीक है। वो क्या है, वो इरेगुलर है दोस्तों, वो ऑब्जेक्शनेबल चीज़ है, उस पर ऑडिट जो है ऑब्जेक्शन रेज कर सकती है, राइट। नेक्स्ट चलें दोस्तों। नेक्स्ट देखिए दोस्तों 105 नंबर में क्या है, इट इज़ कॉन्ट्रेरी टू द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट दैट मनी शुड बी स्पेंट हैस्टिली और इन एन इल कंसिडर्ड मैनर मेयरली टू अवॉइड द लैप्स ऑफ द ग्रांट। दोस्तों क्या है, इट इज़ कॉन्ट्रेरी टू द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट। जो दोस्तों ये काम आप करते हो जो नीचे लिखा गया है वो क्या है, स्टेट के इंटरेस्ट के खिलाफ है, ठीक है। मतलब उसमें अंदर क्या है, स्टेट का इंटरेस्ट नहीं है, उसके अंदर दोस्तों पब्लिक का पैसे का यूटिलाइजेशन अच्छे से नहीं हो रहा, राइट। वो दोस्तों क्या है, गवर्नमेंट को एज ए लॉस माना जा सकता है। उसके अंदर दोस्तों पब्लिक का इंटरेस्ट आपने अपर माइंड में नहीं रखा, स्टैंडर्ड ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी का पालन नहीं किया। कौन कौन से काम है दोस्तों, मनी अगर स्पेंड हैस्टिली, मनी को आप जल्दबाजी में खर्च करो, या इल कंसीडर्ड मैनर। इल कंसीडर्ड मैनर का मतलब है दोस्तों आप सही से उसको खर्च नहीं कर रहे जिस मैनर में वो खर्च होना चाहिए था, राइट। और जल्दबाजी में आप खर्च कर सकते हो। मेयरली टू अवॉइड द लैप्स ऑफ अ ग्रांट। दोस्तों इस तरह की चीज़ें जो हैं जनरली मार्च के महीने में होती है, ठीक है। मार्च के महीने में दोस्तों जनरली देखा जाता है कि आर्मी की जो यूनिट्स होती हैं या नेवी की या एयरफोर्स की, जो भी मान लो आर्मी के केस में आपकी बात करता हूँ, तो जो भी डिमांड फॉर ग्रांट आर्मी देती है उनको जितना भी फंड अलॉटमेंट होता है वो क्या है दोस्तों, जनरली चीज़ें जो है मार्च के अंदर बहुत सारा एक्सपेंडिचर होता है उनका, ठीक है। तो दोस्तों वो भी क्या है, ऑब्जेक्शनेबल चीज़ है अगर किसी यूनिट्स के अंदर ऐसा हो रहा है, ठीक है, कि कोई भी फंड जो है, कोई भी मनी जो है वो जल्दबाजी में खर्च हो रहा है, इल कंसीडर्ड मैनर में खर्च हो रहा है, तो ऑडिट उस पर क्या है दोस्तों, ऑब्जेक्शन कर सकती है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों 31 मार्च को क्या है, फंड लैप्स कर जाएगा, ठीक है। अब 31 मार्च को पता है उनको कि भैया ये जो फंड है अवेलेबल नहीं होगा, राइट। तो क्या है, मार्च महीने के अंदर, फरवरी महीने के अंदर क्या है, मैक्सिमम एक्सपेंडिचर किया जाता है, राइट। तो वो भी क्या है दोस्तों, ऑब्जेक्शनेबल चीज़ है। इन द पब्लिक इंटरेस्ट ग्रांट्स दैट कैन नॉट बी प्रॉफिटेबली यूटिलाइज शुड बी सरेंडर्ड। और दोस्तों पब्लिक इंटरेस्ट के केस में क्या है, जिसमें पब्लिक का इंटरेस्ट जो है अपरमोस्ट रखा जाए, पब्लिक का इंटरेस्ट पहले माइंड में रखा जाए, पब्लिक के पैसे का खर्च ढंग से हुआ हो, तो उस केस के लिए क्या है दोस्तों कि ग्रांट्स जो भी प्रॉफिटेबली यूटिलाइज हम नहीं कर सकते। जो भी ग्रांट आपको मिले, ग्रांट का मतलब क्या है, पैसा मिला है, ठीक है। ग्रांट्स दोस्तों कुछ नहीं है, ग्रांट्स का मतलब पैसा, पैसा जो आपको मिला है दोस्तों, अगर आप उसको फ्रेंड्स प्रॉफिटेबली यूटिलाइज नहीं कर सकते, उसका बेहतर उपयोग नहीं कर सकते, तो उस केस में क्या है, आप उसको सरेंडर कर दो, वो ज़्यादा बेटर चीज़ है, राइट। द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइकली सेविंग्स शुड नॉट बी सीज्ड एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंट्रोड्यूसिंग फ्रेश आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर विच माइट वेट टिल नेक्स्ट ईयर। और दोस्तों कोई भी मान लो फंड आया आपके पास, ठीक है, कोई भी ग्रांट के अंदर फंड आया, मान लो एक्स ग्रांट के अंदर आपको एक्स ग्रांट के अंदर कोई भी फंड आया, मान लो 100 रुपये का फंड आया, ठीक है। आपने दोस्तों क्या किया, 80 रुपये इसके खर्च कर दिए, और जिस ग्रांट के लिए, जिस काम के लिए आया था वो आपके पास आपने यूज़ कर लिया, ठीक है। आपके पास 20 रुपये बचे, तो दोस्तों कायदा तो ये है कि 20 रुपये बचे वो गवर्नमेंट को सरेंडर कर दो आप, ठीक है, कि हाँ मेरे काम चल गया 80 रुपये में, 20 रुपये बच गए, इसका क्यों एक्स्ट्रा खर्चा करना है, राइट। लेकिन दोस्तों अगर ऐसा ना हो कि वो 20 रुपये भी क्या है, कई बार क्या है, किसके लिए यूज़ कर लिए जाते हैं, द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइकली सेविंग शुड नॉट बी सीज एज एन अपॉर्चुनिटी। दोस्तों क्या है, उस 20 रुपये की जो बचत है उसको क्या है, एज ए अपॉर्चुनिटी मान लिया जाता है, ठीक है। किसके लिए अपॉर्चुनिटी मान लिया जाता है, फॉर इंट्रोड्यूसिंग फ्रेश आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर, ठीक है, कि उसके लिए दोस्तों क्या है, कोई भी फ्रेश आइटम जिसका के लिए डिमांड फॉर ग्रांट नहीं करी गई थी, जिस मद पे पैसा खर्च करने के लिए क्या है दोस्तों पहले नहीं बोला गया था, वो क्या है, फ्रेश आइटम इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, ठीक है, विच माइट वेट टिल नेक्स्ट ईयर। और दोस्तों वो जो फ्रेश आइटम है, मान लिया वो मैंडेटरी था, लेकिन दोस्तों क्या है, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर उस पर बात होनी थी, बजट सेंक्शन होना था, लेकिन आपने क्या कर दिया, इस साल की जो सेविंग थी, इस साल की जो ग्रांट्स की सेविंग थी, उससे उसको क्या है, खर्च करना चाहा, राइट। तो दैट इज़ ऑल्सो एन इरेगुलर प्रैक्टिस एंड दैट इज़ ऑल्सो ऑब्जेक्शनेबल,
राइट। तो ये भी दोस्तों क्या है, इरेगुलर प्रैक्टिस है और इसको भी क्या है, ऑब्जेक्शन रेज किया जा सकता है। अगला चलिए दोस्तों, अ रश ऑफ एक्सपेंडिचर पर्टिकुलरली इन द क्लोजिंग मंथ्स ऑफ द फाइनेंशियल ईयर विल ऑर्डिनरी बी रिगार्डेड एज अ ब्रीच ऑफ फाइनेंशियल रेगुलेरिटी। तो ये बात मैंने आपको बोली थी कि जो साल के एंड के जो महीने होते हैं फाइनेंशियल ईयर के, जैसे फरवरी मार्च का जो है, वो क्या है दोस्तों, उनको क्या बोला जाता है, अगर उनके अंदर एक्सपेंडिचर जो है वो जल्दबाजी में करे, रश में करे, ठीक है, अ रश ऑफ एक्सपेंडिचर, किसमें, क्लोजिंग मंथ के अंदर, किसी फाइनेंशियल ईयर में अंदर, राइट। तो उनको भी क्या है दोस्तों, उनको भी क्या बोला जाता है, अ ब्रीच ऑफ फाइनेंशियल रेगुलेरिटी। उनको क्या बोला जाता है, रिगार्डेड एज अ ब्रीच ऑफ फाइनेंशियल रेगुलेरिटी, मतलब आपने जो फाइनेंशियल रेगुलेशंस जो हैं, जो स्टैंडर्ड ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टीज़ जो हैं, रूल नंबर 105 जो आपको बोल रहा है, ठीक है, इनका आपने पालन नहीं किया, एंड दैट इज़ ऑल्सो ऑब्जेक्शनेबल एंड ऑडिट कैन रेज द पॉइंट्स। यस और नो। तो दोस्तों समझ में आ रही है बातें, राइट। आगे चलिए, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, कंट्रोल एंड रेगुलेशन ऑफ एक्सपेंडिचर बाय द एमओडी। अब दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को क्या है, बहुत सारी जिम्मेदारी दी गई है, ठीक है। वो क्या करे दोस्तों, कंट्रोल करे और दोस्तों क्या करे, रेगुलेट करे, ठीक है, किसको, एक्सपेंडिचर को, राइट। देन पहला डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट दोस्तों रेस्पॉन्सिबल नहीं है कि हर चीज़ को वो देखे, कंट्रोल करे, रेगुलेट करे। मेरी एमओडी भी है, वो भी क्या है दोस्तों, जॉइंटली एमओडी फाइनेंस से रिलेटेड क्या है, काम करके, बातें करके क्या है, एक्सपेंडिचर को कंट्रोल और रेगुलेट कर सकती है। यस और नो। 106 देखिए दोस्तों, द एमओडी जॉइंटली विद द एमओडी फाइनेंस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सिक्योरिंग दैट एक्सपेंडिचर शैल नॉट प्रोसीड एट रेट अनवारंटेड बाय द सैंक्शनड एस्टिमेट। अब दोस्तों एमओडी क्या करेगी, जॉइंटली विद मतलब एमओडी फाइनेंस को साथ लेकर, दोनों क्या है दोस्तों, एमओडी और एमओडी फाइनेंस रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है, किस चीज़ के लिए दोस्तों, फॉर सिक्योरिंग दैट एक्सपेंडिचर शैल नॉट प्रोसीड एट रेट अनवारंटेड बाय द सैंक्शनड एस्टिमेट, कि मतलब जो भी खर्चा हो रहा है वो क्या है, उस रेट से नहीं होना चाहिए जो अनुचित है। अनवारंटेड का मतलब है दोस्तों अनुचित है, राइट, जो सही नहीं है, दैट इज़ नॉट राइट, राइट। जो भी सैंक्शन एस्टिमेट हुआ है उस पे जो खर्चा होना है, जो एस्टिमेट्स हुआ है, जो भी ग्रांट्स मिली है उस पे जो खर्चा होना है, जो एक्सपेंडिचर होना है, वो अनवारंटेड रेट से नहीं होना चाहिए, अनुचित तरीके से उसको नहीं होना चाहिए। इट इज़ थ्रू द हेड्स ऑफ डायरेक्टर्स। जो भी सैंक्शन एस्टीमेट है दोस्तों, वो कहाँ से पास होगा, ठीक है, किस किस को दिया जाएगा, किस किस को डेलीगेट किया जाएगा, डायरेक्टरेट्स को, कमांड्स को, एरिया हेडक्वार्टर को एंड अदर सबऑर्डिनेट कंट्रोलिंग अथॉरिटीज़ दैट द एमओडी मोर डायरेक्टली वॉचेस एंड कंट्रोल एक्सपेंडिचर अगेंस्ट बजट प्रोविजन। अब दोस्तों क्या है कि ये सारी जो ब्रांचेज़ हैं वो तो एमओडी की ही हैं, ठीक है, डायरेक्टरेट्स हैं, उनके कमांड्स हैं, उनके एरिया हेडक्वार्टर हैं या और कोई कंट्रोलिंग अथॉरिटीज़ हैं, राइट। तो दोस्तों एमओडी जो है वो डायरेक्ट वॉच रख सकती है उन चीज़ों पे, ठीक है, क्योंकि दोस्तों डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट है या जो एमओडी फाइनेंस की आप बात कर लो, हमारे पास तो क्या है दोस्तों, डॉक्यूमेंट्स आएंगे, ठीक है, फिजिकल के अंदर क्या सामान आया है, ठीक है, वो चीज़ें दोस्तों हम वेरिफिकेशन उसका नहीं करते हैं। 99% जो है हम डॉक्यूमेंट्स ही देखते हैं। डॉक्यूमेंट्स के अंदर दोस्तों चीज़ों को देख पाना, एक्चुअल में जिस मद पे खर्चा हुआ है, एक्सपेंडिचर हुआ है, उसको दोस्तों फिजिकल के बजाय वो लेस, उसके पे क्या है, हम अपनी समझ बना सकते हैं, राइट। तो इसलिए दोस्तों एमओडी को क्या है, ज़्यादा पावर है, एमओडी प्राइमरी क्या है, रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है। जो बंदा सामान ले रहा है, उनकी कमांड्स, एरिया हेडक्वार्टर, जो भी उनके ऑफिसर जो हैं, कंसर्न एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी जो है, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज जो हैं, दे आर मोर रेस्पॉन्सिबल, राइट, क्योंकि वो दोस्तों सामान परचेज करेंगे तो उनको क्या है, चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा। यस और नो। पब्लिक इंटरेस्ट को भी दोस्तों अपर मोस्ट रखना पड़ेगा। तो यही बात इसके अंदर बोली गई थी। दूसरा देखिए, इफ़ इट शुड अपीयर दैट द टोटल सैंक्शन प्रोविजन modified to date under any defense expenditure head is likely to be exceeded, prompt information shall be given to the MOD finance and application shall be made for a further appropriation to meet the probable excess। अब दोस्तों इतनी बड़ी लाइन है, अब इसको तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं। देखिए, इफ़ इट शुड अपीयर दैट, अगर आपको ऐसा लगता है, ऐसा अपीयर होता है क्या, कि द टोटल सैंक्शन प्रोविज़न, उस पर्टिकुलर डेट तक, जिस डेट को आपको देख रहे हो, द टोटल सैंक्शन प्रोविज़न अंडर एनी डिफेंस एक्सपेंडिचर हेड। दोस्तों कोई भी सैंक्शन प्रोविज़न था, कोई भी सैंक्शन पैसा था किसी डिमांड फॉर ग्रांट के अंदर, किसी भी हेड के अंदर, ठीक है, किसी भी डिफेंस एक्सपेंडिचर हेड के अंदर, इज़ लाइकली टू बी एक्सीडेड, उनको लग रहा है कि यार ये तो ज़्यादा बढ़ सकता है, ठीक है, मतलब 100 रुपये का खर्चा होना था, इसमें प्रोजेक्ट आपने स्टार्ट कर लिया और खर्चा मतलब लग रहा है आपको 150 रुपये का आएगा इस पर, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि प्रोजेक्ट को बीच में छोड़ दो आप, राइट। तो उस केस में दोस्तों क्या है, प्रॉम्प्ट इन्फॉर्मेशन शैल बी गिवन टू एमओडी फाइनेंस। तो सबसे पहले दोस्तों एमओडी क्या करेगी, ये बताएगी एमओडी फाइनेंस को कि भैया हमारे तो ऐसा ऐसा बात है
कि 100 रुपये खर्च कर रहे थे, 150 रुपये खर्चा आ रहा है, ठीक है। एंड एन एप्लीकेशन शैल बी मेड फॉर अ फर्दर अप्रोप्रिएशन टू मीट द प्रोबेबल एक्सेस। और दोस्तों तुरंत क्या है, एक एप्लीकेशन दी जाएगी, क्या दी जाएगी, उसके अंदर क्या बोला होगा कि हमारा जो है जिस आइटम पे खर्चा करने के लिए हमने पैसा सेंक्शन करवाया था वो कम पड़ रहा है और हमें फर्दर अप्रोप्रिएशन दीजिए। मतलब जो नेक्स्ट जो बैलेंस जो खर्चा होगा, जैसे 100 रुपये खर्चा होना था 150 हो रहा है, तो बैलेंस 50 रुपये की अमाउंट जो है उसके लिए भी क्या है एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी कि उसका फ़ंड भी क्या है हमें अप्रोप्रिएट करवा दिया जाए, राइट। अप्रोप्रिएशन का मतलब क्या है, फंड अलॉट करवा दिया जाए, राइट। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द डिफेंस मिनिस्ट्री टू कीप इट सेल्फ इन्फॉर्म्ड ऑफ द एक्सपेंडिचर actually or likely to be incurred and to communicate to the MOD finance any circumstances tending to material modification in the estimate of the expenditure and cash requirement। अब दोस्तों इसको तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द डिफेंस मिनिस्ट्री। अब दोस्तों डिफेंस मिनिस्ट्री जो है उसकी क्या क्या ड्यूटी है, टू कीप इज सेल्फ इन्फॉर्म्ड ऑफ द एक्सपेंडिचर। वो दोस्तों अपने आप को किस चीज़ से जानकारी रखे, किस चीज़ से इन्फॉर्म रखे कि जो भी खर्चा होगा, राइट, जो खर्चा एक्चुअली में हो रहा है या लाइकली टू बी, जा होने वाला है, लाइकली टू बी इनकर्ड, एंड मतलब इन चीज़ों से अपने आप को क्या है इन्फॉर्म रखेगी। एक लाइन यहाँ खत्म हो गई। एंड टू कम्युनिकेट टू द MOD फाइनेंस। और दोस्तों MOD फाइनेंस को कम्युनिकेट करे, कब करे, एनी सर्कमस्टांसेस, ऐसे हालात आ जाएं अगले आपके पास, टेंडिंग टू मटेरियल मॉडिफिकेशन इन द एस्टीमेट ऑफ द एक्सपेंडिचर एंड कैश रिक्वायरमेंट, कि आपको जो भी एक्सपेंडिचर होना था उसकी एस्टीमेट के अंदर मॉडिफिकेशन है या जो आपको कैश की रिक्वायरमेंट थी उसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन है, तो आपको क्या है MOD फाइनेंस से कम्युनिकेशन करता रहना है, राइट। तो देखिए दोस्तों इस पूरे पैरा के अंदर आप देख रहे होंगे कि MOD फाइनेंस और MOD जो है मिलजुल के काम कर रही है। और दोस्तों प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी MOD को दे दी, ठीक है। वो दोस्तों अगर उसको कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है, एस्टीमेट कम पड़ रहा हो, पैसे कम पड़ रहे हों, ठीक है, तमाम तरीके की जो चीज़ें कुछ भी पैसे से रिलेटेड हो, तो वो MOD क्या है तुरंत भाग के MOD फाइनेंस के पास जाएगी, ठीक है। तो मतलब MOD दोस्तों और MOD फाइनेंस जो है दोनों एक पैरेलल साइमल्टेनियसली काम करते हैं, दो पिलर हैं वो डिफेंस के। यस और नो। नेक्स्ट चलिए दोस्तों, नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स 3 नंबर में क्या बोला गया, द प्रिंसिपल्स अपॉन विच द कंट्रोल, एक तो बात बोलती कंट्रोल की, इंटरनल ऑडिट एंड अकाउंट ऑफ डिफेंस एक्सपेंडिचर आज कंडक्टेड आर माइन्यूट स्क्रूटिनी ऑफ द एस्टिमेट्स। दोस्तों कोई भी द प्रिंसिपल दोस्तों किस चीज़ का, कि कंट्रोल करना है आपको, इंटरनल ऑडिट करनी है, ठीक है। और दोस्तों कंट्रोल और इंटरनल ऑडिट करनी है किसकी, अकाउंट ऑफ द डिफेंस एक्सपेंडिचर आर कंडक्टेड, ठीक है, आर माइन्यूट स्क्रूटिनी ऑफ द एस्टीमेट। दोस्तों ये सारी चीज़ें जो है कंट्रोल करना, इंटरनल ऑडिट करना, ठीक है, डिफेंस एक्सपेंडिचर के अकाउंट्स को देखना, ठीक है। तो ये दोस्तों जो प्रिंसिपल्स इनके बने हुए हैं वो दोस्तों किस पे बने हुए हैं कि आप जो एस्टीमेट की है माइन्यूट स्क्रूटिनी करो, मतलब जांच जो करनी है एस्टीमेट्स की बहुत बारीकी से करनी पड़ती है, क्योंकि दोस्तों लाखों करोड़ों रुपए का डिफेंस का बजट है, ठीक है। तो एस्टीमेट्स को दोस्तों आपको चेक करना कितने सैंक्शन हुए, तो ये दोस्तों क्या है एक बहुत ही जिम्मेदारी वाला काम, और दोस्तों क्या है माइन्यूट स्क्रूटिनी का काम है, राइट। मतलब बहुत ध्यान से आपको चीज़ें देखनी पड़ेगी, राइट। ए केयरफुल एग्जामिनेशन ऑफ ऑल डिमांड्स फॉर मनी और स्टोर बिफोर सप्लाई। और दोस्तों एक केयरफुल एग्जामिनेशन जो भी मनी की डिमांड है, ठीक है, उस पर, और दोस्तों जो भी स्टोर सप्लाई कर रहे हैं उससे पहले के आपको केयरफुल एग्जामिनेशन करना है। स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर द एप्लीकेशन ऑफ फंड्स एंड स्टोर्स टू द सर्विसेज फॉर विच दे आर सप्लाइड। और दोस्तों स्ट्रिक्ट कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है। ये दोस्तों प्रिंसिपल बता दिए, ठीक है, क्या क्या करने हैं आपको। स्ट्रिक्ट कंट्रोल होना चाहिए किस पे, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स पे, या दोस्तों कोई भी स्टोर है, स्टोर किसके लिए, कोई भी सर्विस आपको सरेंडर करनी है उस चीज़ के लिए, ठीक है, आप सप्लाई कर रहे हो स्टोर को, ठीक है। तो आपको इस पर दोस्तों स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखना है। ए कॉन्करेंट चेक एंड इंटरनल ऑडिट ऑफ द अकाउंट ऑफ सच एक्सपेंडिचर व्हेन टेंडर्ड। दोस्तों अगर कोई ऐसी चीज़ें होती है तो कॉन्करेंट चेक भी करना है उनको। इंटरनल ऑडिट दोस्तों, जो इंटरनल ऑडिट जो है वो DAD डिपार्टमेंट के लोकल ऑडिट ऑफिस करते हैं, ठीक है। लोकल ऑडिट ऑफिस दोस्तों LAOs करते हैं, राइट। तो इस तरह की दोस्तों जब भी चीज़ें हों तो ये सारे प्रिंसिपल जो हैं ये फॉलो करने पड़ते हैं। यस और नो। तो अगला चलिए दोस्तों 4 नंबर पे, टू एंश्योर द करेक्ट अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी एंड स्टोर्स। दोस्तों ये सुनिश्चित करना है आपको कि जो भी अप्रोप्रिएशन हुआ है मनी का, जितना भी मनी अलॉट हुआ है, या दोस्तों कोई भी स्टोर्स हैं उससे रिलेटेड, डेफिनेट लिमिट्स आर प्रीवियसली असाइन टू द एग्रीगेट एज वेल एज टू द डिटेल्स ऑफ द डिफेंस एक्सपेंडिचर। और दोस्तों इनसे रिलेटेड जो भी अप्रोप्रिएशन होगा, स्टोर्स होगा, ठीक है, तो इनके लिए दोस्तों क्या डेफिनेट लिमिट्स क्या है पहले ही असाइन कर ली जाती है। मतलब किस रैंक का अधिकारी कौन सी यूनिट के अंदर क्या होगा, ठीक है, सारी तमाम तरीके की जो ये लिमिट्स हैं दोस्तों वो क्या पहले से डिसाइड कर दी जाती है, ठीक है। और दोस्तों
द ड्यूटी ऑफ एनफोर्सिंग दीज लिमिट्स रेस्ट विद, और ये जो ड्यूटियाँ एनफोर्स करनी है, ठीक है, कि करेक्ट अप्रोप्रिएशन हो स्टोर्स का, मनी का, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है लिमिट्स वो किस पे रेस्ट करती है, मतलब किन को दी गई है, इनको ड्यूटी ऑफ एनफोर्सिंग दीज लिमिट्स रेस्ट विद, कौन करेगा दोस्तों, कंट्रोलिंग अथॉरिटीज़, राइट, या पीसीडी सीडीए या एमओडी इन कंजक्शन विद एमओडी फाइनेंस, एमओडी कर सकता है एमओडी फाइनेंस के साथ काम करके। तो दोस्तों ये सारा तमाम तरीके की जो बातें थी ये थ्योरेटिकल बातें हैं, ठीक है, 106 नंबर पैरा के अंदर। दोस्तों कोई भी फैक्चुअल बात जो है वो चैप्टर के अंदर अभी तक नहीं आई है, ठीक है, पूरा थ्योरेटिकल अपना चल रहा है। कोई भी फैक्चुअल बात होगी जो एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती है दोस्तों, वो मैं आपको अलग से बता दूंगा हाईलाइट करके, ये सुनो। फिर भी दोस्तों समझ बढ़ाने के लिए क्या है, हमें थ्योरी भी साथ साथ पढ़नी पड़ेगी, एक बार तो पूरा दोस्तों किताब को रीड करना ही पड़ेगा, ये सुनो। आगे चलिए दोस्तों, 106 नंबर कंप्लीट हुआ, 107 नंबर पे नेक्स्ट देखिए दोस्तों, 107 नंबर पैरा जो है वो अप्रैल 2009 के एग्ज़ाम में पूछा गया है, ठीक है, और ये है दोस्तों कंट्रोल एंड रेगुलेशन ऑफ एक्सपेंडिचर बाय अथॉरिटीज़ अदर दैन द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अलावा जो अथॉरिटीज़ जो हैं उनके ऊपर भी क्या है, थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दी गई है, ठीक है, कंट्रोल करने की, रेगुलेट करने की, ठीक है, एक्सपेंडिचर को, राइट, एमओडी के अलावा कुछ अथॉरिटीज़ जो हैं, यस और नो। तो ये दोस्तों 107 नंबर पैरा से लेके 111 नंबर पैरा जो है ये पूरा एक कंप्लीट है, ठीक है, तो इसको दोस्तों अपने क्या है एक साथ पढ़ेंगे, यस और नो। तो आज का वीडियो दोस्तों 106 नंबर पैरा तक अपनों ने कंप्लीट किया, इसको यहीं रैप अप करता हूँ। वीडियो को लाइक करें दोस्तों और कमेंट जरूर से करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।